नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्राचीन इतिहास भाग 1 का वीडियो। भाग 1 के वीडियो में आज हम लोग जो कवर करेंगे वो वेद, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे सवाल भी देखेंगे। और उससे पहले जो है महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन सा पॉइंट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो वो सारे के सारे पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। इस पॉइंट कवर करने के बाद हम लोग जो है इससे रिलेटेड जितना भी सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो सारे के सारे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत की शुरुआत जो है वो हम लोग करते हैं। हम लोग को एक्चुअली में जानकारी किससे मिलता है तो वो 4 स्रोतों से मिलता है। वो किससे मिलता है? धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों के विवरण से और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन जो करें वो धर्म ग्रंथ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो भारत का सर्वप्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता जो हैं वो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वापर वेद व्यास। ठीक है। इसके बाद जो है वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। उससे पहले जो है एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया, उस पॉइंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है कि वेदों को माना जाता है। तो वेदों को माना जाता है क्या? श्रुति, और इसका मतलब होता है क्या? होता है ज्ञान। तो इस दोनों पॉइंट को याद रखेंगे कि वेदों को माना जाता है श्रुति और इसका मतलब होता है ज्ञान। और उसके बाद जो अगला सवाल है कि वेद और पुराण को किस भाषा में लिखा गया है? तो लिखा गया है सरल संस्कृत भाषा में। अब हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद जो है किसको बोलते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद बोला जाता है। ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। और ऋग्वेद में होता क्या है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें कि वेद के ऋचा को जो पढ़ते हैं उन पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग क्या बोलते हैं? होत्रु। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो सबसे पहला ही सवाल आता है कि गायत्री मंत्र जो है वो कौन सा वेद से लिया गया है? तो वो कौन सा वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इसका सवाल इसका ख्याल रखेंगे ये पॉइंट का। इसके बाद जो है सोम देवताओं के पूजा जो की जाती है वो कौन सा मंडल में उल्लेख किया गया है सोम देवता के बारे में? तो वो 9वें मंडल में उल्लेख किया गया है। इस बात को भी याद रखेंगे। 8वें मंडल में क्या है? तो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो हाथ से लिखी गई ऋचा है उसको खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण के बारे में बताया गया है। वर्ण जो है 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के हैं हमारे समाज में: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये किसके आधार पे है? ये बिजनेस के आधार पे है। ठीक है। तो जो ये 4 वर्ण जो है वो ब्रह्मा से निकले हैं, ब्रह्मा के शरीर से निकले हैं। जो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। और जो भुजा से निकले हैं उन्हें क्षत्रिय। जो जांघ से निकले हैं वो वैश्य। और जो चरण से निकले हैं वो शूद्र हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ऋग्वेद में किसकी पूजा का उल्लेख किया जाता है? तो ऋग्वेद में इंद्र की पूजा का उल्लेख किया जाता है। इसमें इंद्र की पूजा के लिए 250 तथा अग्नि पूजा के लिए 200 ऋचा के बारे में लिखा गया है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद जो है किस लिए है? तो यज्ञों के लिए मंत्र, यानी कहने को पता है जितना भी मंत्र है पूजा के लिए, मंत्र का जो उच्चारण होता है वो सारे के सारे कहाँ पे है? यजुर्वेद में है। तो ये पहला ही सवाल आता है। ठीक है। सस्वर पाठ के लिए जो मंत्रों का उच्चारण है वो कौन सा वेद में है? तो वो यजुर्वेद में है। इसके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? अर्धवर्यु बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं, हाँ, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। सामवेद में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि सामवेद क्या है। तो सामवेद जो है संगीत का संग्रह है। इसे संगीत का जनक भी बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें सारे के सारे जो है गाए जा सकने वाले ऋचाओं का संकलन है और इसके पढ़ने वाले को उद्धातृ बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद जो फेमस है वो तंत्र मंत्र जादू टोना के नाम से फेमस है। तो ये भी सवाल में पूछा गया कि तंत्र मंत्र जादू टोना कौन सा वेद से लिया गया है? तो वो अथर्ववेद से लिया गया है। इसके अलावा भी हैं साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, प्रेम विवाह,
ताज धर्म, मातृभूमि, ये सारे के सारे जो है अथर्ववेद में विवरण दिया गया है। अंधविश्वास, विश्वास, ये सारे के सारे अथर्ववेद में। सबसे प्राचीन वेद जो है वो क्या है? ऋग्वेद है। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और बाद का जो वेद है वो क्या है? अथर्ववेद है। उपनिषदों की संख्या कितना है? 10 है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है, उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? 5 बैठना। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है 5 बैठना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि महापुराणों की संख्या कितना है? 18 है। और वेदांगों की संख्या 6 है। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। और ये वेदांग में 6 पार्ट से बना हुआ है। 6 पार्ट कौन सा है? तो पहला पार्ट है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष्कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा निरुक्त तथा छंद। ठीक है, ये पार्ट से ये बने हुए हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है कहाँ मिलता है? पुराण में मिलता है। और पुराण के जो है रचयिता कौन कहे जाते हैं? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या कितना है? 18 है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ जो है वो कौन है? मनुस्मृति है। ठीक है, तो सबसे स्मृति ग्रंथ में सबसे पुरानी जो स्मृति है वो कौन सा है? मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। इसके बाद जो है प्रवर्तक के नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग को प्रवर्तक के नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सांख्य दर्शक के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? कपिल हैं। वैश्विक दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कन्नाद हैं। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है वो गौतम है। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया है कि कपिल, गार्गी और मैत्रेय जो 3 संत हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो मिथिला के रहने वाले थे। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। नारद स्मृति गुप्त युग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जातक के बारे में ही याद करें। हाँ, अक्सर पूछा जाता है कि जातक क्या है? तो जातक जो है वो बुद्ध लोग का धर्म ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की बातें, उसके कहानियों के बारे में लिखा गया है। उसके बाद हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वो क्या है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में कहानियाँ लिखी गई है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये भी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आगम क्या है? तो आगम जो है वो जैन साहित्य है। ठीक है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र है। जैन धर्म के भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिक तथा उनके साथ संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक किनको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हम लोग जब चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे तो मौर्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं में क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो कलहन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कलहन ने सबसे पहले संस्कृत साहित्य लिखा था। कलहन द्वारा जब साहित्य लिखा गया था उनका नाम क्या था? रजत रंगणी, जिसका संबंध कहाँ से है? कश्मीर के इतिहास से है। आर्यों के सिंध विजय का वृत्तांत जो है चचनामा में है। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया कि चचनामा के लेखक कौन है? तो वो है अली अहमद। अष्टधाई जो है उसके लेखक है पाणिनि को संस्कृत के विद्वान के रूप में जाना जाता है। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया कि संस्कृत के विद्वान कौन है? तो पाणिनि। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पतंजलि को योग गुरु के रूप में जाना जाता है। ये कौन थे? तो पुष्यमित्र संघों के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। पतंजलि को योग के जनक माना जाता है। आग का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में तथा पहिए का आविष्कार जो हुआ है वो नवपाषाण काल में हुआ है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा एवं धातु का खोज किया था। उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार क्या थे? कुल्हाड़ी थे। कृषि का आविष्कार जो है वो कब हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कृषि का आविष्कार जो है कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। और सबसे प्राचीन फसल जो है वो क्या है? गेहूं एवं जौ है। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। भारत का सबसे प्राचीन नगर जो है मोहनजोदड़ो है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टेला। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टेला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जो पता चला वो 1350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता को माना गया है कि सिंधु सभ्यता जो है कितनी पुरानी है? 1350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व पुरानी है। और इसकी खोज जो की थी वो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता
प्राक ऐतिहासिक काल एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ थे, जो भूमध्य सागरीय थे, यानी भूमध्य सागर से आए थे। उसके बाद जो है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल, सिंधु सभ्यता का जो सबसे पुराना जो मिला है पश्चिम की ओर पुरा स्थल जो मिला है वो कौन कौन सा है? तो वो है सुत कांगडोर जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरातल स्थल आलमगीर मिला है जो कि मेरठ जिला में है प्रेजेंट टाइम में। उत्तरी पुरा स्थल मानदा जो कहाँ मिला है? जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी पुरा स्थल दायमाबाद में मिला है जो कि अभी अहमदगढ़ महाराष्ट्र में है। दायमाबाद से एक और चीज़ मिला है, वो क्या मिला है? रथ की एक प्रतिमा। ये किसी एग्जाम में पूछा गया है कि रथ की एक प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त हुई है दायमाबाद से। सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? तो वो एक नगरीय सभ्यता थी। इस बात को भी दिमाग में रखेंगे कि सिंधु सभ्यता कैसे थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। और वो बड़े नगर कौन कौन से थे? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवीरावाला, उसके बाद है धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। ये 6 के 6 नगर थे, उसमें पाए गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा का सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे खोजा गया है? तो वो गुजरात में खोजा गया है। अच्छा, लोथल जो फेमस है वो बंदरगाह के लिए फेमस है। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो 2 बंदरगाह थे, लोथल और सुतपोदिता। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुए हैं कहाँ से? कालीबंगन से। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि नक्काशीदार ईंटें की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो वो कालीबंगन से हुई है। कालीबंगन से और क्या प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी के पात्र मिले हैं। इस बात को भी ख्याल रखेंगे कि मिट्टी के पात्र कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। धौलीवीरा जो फेमस था वो किसके लिए फेमस था? तो वो जल संरक्षण के लिए भी जाना जाता था। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि धौलीवीरा का नाम किस लिए फेमस है? जल संरक्षण के लिए। मोहनजोदड़ो से अन्नगार प्राप्त अन्नगार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ये भी पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो वो थी अन्नगार। अन्नगार नाम याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ये। मोहनजोदड़ो से और क्या प्राप्त हुआ है? तो बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक थी। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल या फिर कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, ये भी पूछे गए हैं कि यानी सिंधु सभ्यता में लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो वो पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। पशुपतिनाथ के मूर्ति जो मिली है उसमें और भी चीज़ मिला है। वो क्या मिला है कि उसके चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता और भैंस विराजमान हुआ मूर्ति मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। इस बात का भी याद के रखेंगे कि नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति कौन सी सभ्यता से मिली? तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा के मोहरों पर अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहोदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे थी? भावचित्रात्मक। और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है ये कि लिपि कैसे थी, तो वहाँ पे जो है ऑप्शन अज्ञात दिया गया है, भावचित्रात्मक नहीं दिया गया है। तो आंसर जो है आप देख लीजिएगा, ऑप्शन में भावचित्रात्मक है या अज्ञात है, उस हिसाब से आप टिक कीजिएगा। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पत्ती अपनाते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मुख्यतः जो व्यवसाय जो था सिंधु घाटी के लोग का मुख्य व्यवसाय वो क्या था? कृषि था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल जो था वो गेहूं और जौ था। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रायपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के साथ लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। सूरत कुत्ता कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के शासन वर्णिक वर्गों के हाथों में था। किसके हाथों में था? वर्णिक वर्गों के हाथों में था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता मानकर देवी की पूजा किया करते थे। वो वृक्ष पूजन भी करते थे, शिव पूजन भी करते थे। तो इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है
कि आज के ज़माने में और सिंधु सभ्यता के ज़माने में दोनों का पूजा का मैच करता है, तो वो कौन कौन किसकी किसकी पूजा किया करते थे, ये सवाल में पूछा गया। तो याद रखिएगा, वृक्ष पूजन और देवी के पूजन यानी धरती पूजन भी किया करते थे, मिट्टी की पूजा। इसके बाद जो है स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। सूर्य उपासना, सूर्य की पूजा भी उस ज़माने में किया जाता था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। इससे पता चलता है कि उस समय मंदिरों में पूजा नहीं की जाती थी, मंदिर नहीं मिले हैं। इस बात का ख्याल रखेंगे कि अगर कुछ नहीं मिला है तो वो मंदिर नहीं मिला, पूजा तो हुआ है लेकिन मंदिर नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुब्बड़ वाला साड़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, सैंधववासी सूती व ऊनी वस्त्र प्रयोग करते थे। सैंधववासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि सैंधववासी जो है सब उत्पादन किसका किया करते थे, सिंधु के लोग जो उत्पादन किया करते थे सबसे ज़्यादा उत्पादन वो कपास का किया करते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है पॉइंट। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा में उस समय जो है जलाने और गाड़ने दोनों जो प्रथाएं प्रचलित थी। तो हड़प्पा में सबको दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा स्थल जो है मांडा चेनाब नदी के किनारे पर स्थित था। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि हड़प्पा स्थल मांडा जो है कौन सा नदी के किनारे पर स्थित है, तो चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली है। आग में पकी हुई मिट्टी के टेराकोटा कहा जाता है। बनवाली एक जगह है जिससे क्या मिला है, हल्का टेराकोटा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे, हल्का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो बनवाली से प्राप्त हुआ है। टेराकोटा की मूर्तियाँ लगभग सभी पालतू जानवर विद्वान हैं, लेकिन गाय की मूर्तियाँ नहीं हैं। तो ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि टेराकोटा की मूर्तियाँ में कौन कौन सा मूर्ति मिला है, तो सभी जानवर की मूर्ति मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ गाय की मूर्ति नहीं मिली है। टेराकोटा का जो द्रव्य होता था, टेराकोटा के द्रव्य का उपयोग किस में करते थे, तो हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में भी किया जाता था टेराकोटा के द्रव्य का। हड़प्पा की खोज किसने की थी, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, जो अभी जो है वो कहाँ है, पाकिस्तान के मोंटागोमरी ज़िले में है। ये भी पूछा गया है किसी न किसी एग्ज़ाम में। और कौन सा नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो रखल दास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। अभी मोहनजोदड़ो मॉडर्न टाइम में कहाँ है, तो पाकिस्तान के लरकाना ज़िला में है। और ये कौन सा नदी पे स्थित है, तो ये सिंधु घाटी के किनारे बसी है, सिंधु नदी के किनारे बसी है। चनहुदड़ो की खोज जो है गोपाल मजूमदार 1931 ईस्वी में की थी, जो सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है अभी प्रेजेंट टाइम में। और ये कौन सा नदी पे बसी हुई सभ्यता थी, तो सिंधु नदी पे बसी हुई सभ्यता थी। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर जो मिला है वो कौन है, चनहुदड़ो है। कालीबंगन की खोज बीबी लाल ने 1953 ईस्वी में की थी, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि मॉडर्न टाइम में यानी अभी के टाइम में कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िला में है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी 1955 में, जो अभी के टाइम में अहमदाबाद ज़िला है। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, लोथल कौन सा ज़िला में है, अहमदाबाद ज़िला में है। बनमाली कहाँ है, तो हरियाणा का हिसार ज़िला में है। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात का कच्छ ज़िला में है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब का रोपड़ ज़िला में है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता को, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो चला वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल जो चला वो 1000 पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। मनीषी पंडित अगस्त ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया। ये भी पूछा गया कि दक्षिण भारत के आर्यीकरण करने वाले कौन से ऋषि मुनि थे, तो थे ऋषि अगस्त्य। आर्यों का मूल निवास स्थान जो माना जाता है वो मध्य एशिया को माना जाता है। आर्य द्वारा निर्मित जो सभ्यता कहलाती है वो क्या कहलाती है, वैदिक सभ्यता कहलाती है। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की मुख्य भाषा जो थी वो कैसी थी, संस्कृत थी। और इसके जो मुख्य भोजन थे वो क्या थे, दूध और इसके उत्पाद थे। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के 4 चरणों में बांटा गया है। ये चारों चरण जो है इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य जीवन, फिर गृहस्थ जीवन,
फिर वानप्रस्थ जीवन और फिर संन्यास जीवन। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि अरेंज वाइज समझाइए कि सजाइए कि वो कैसा जीवन जीते थे। तो सबसे पहले ब्रह्मस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और देन संन्यास। आर्यों के प्रशासनिक इकाई जो है आरोही क्रम में यहाँ पे सजाया गया, 5 भाग में बटा हुआ था। वो कौन कौन सा भाग था? वो था कुल, ग्राम, बीस, जन और राष्ट्र। ग्राम किसको बोलते थे? तो ग्राम के मुखिया को ग्रामीण बोला जाता था और बीस के प्रधान को बीसपति बोला जाता था। जनक के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य के अधिकारियों में पुरोहित एवं सेवना जो थे वो प्रमुख थे। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की एक संस्था थी जो समिति सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। राजा अपने जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहते थे। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है कि राजा उस टाइम में जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे बलि कहा जाता था। इस बात को याद रखेंगे। आर्यों का समाज जो था वो पिता प्रधान था, पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था, जिसे उस समय कुलुप कहा जाता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। इस बात का भी ख्याल रखेंगे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा थी, जिसे वो श्याम अयस कहते थे। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे फेमस जो नदी थी सरस्वती नदी, और इसी सरस्वती नदी पे ऋग वैदिक काल की सभ्यता विकसित हुई थी। तो ऋग वैदिक काल में गंगा का भी जिक्र है, यमुना का भी जिक्र है, और एक बार ही हुआ है सिर्फ जिक्र। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे प्रजापति सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। अब इस समय जो है जन्म के आधार पर होता था। उत्तर वैदिक काल के जो वेद का विरोध करते थे, जो पूजा का विरोध करते थे, उनको क्या कहा जाता था? श्रामण कहा जाता था। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वेद के विरोध करने वालों को क्या बोला जाता है? श्रामण कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास बार आकृति व मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो कपिल को माना जाता है। इसके अनुसार जो है मूल तत्व 25 और जिनमें प्राकृतिक जो है वो पहला तत्व है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। महाकाव्य में 2 महाकाव्य है, महाभारत और रामायण, और महाभारत का सबसे पुराना नाम जो है वो जय संहिता है। तो इतना पॉइंट जो था पहला चैप्टर से यानी पार्ट 1 से रिलेटेड था। ये सारे के सारे पॉइंट किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन आंसर का सीरीज जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का करिए इंतज़ार। बहुत जल्द मैं क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।